सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है प्राचीन भारत के इतिहास साहित्यिक स्रोतों में लौकिक साहित्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में लौकिक साहित्य को देखते हैं। लौकिक साहित्य क्या है? तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें पहला ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री प्रधान पुरोहित कौटिल्य ने की थी, जिन्हें विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र जो है ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जाता है। तो ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जाता है। कौटिल्य वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता था और तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था। तो कौटिल्य जो थे ये वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे और तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य थे। अर्थशास्त्र किताब से जो है मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के विषय में हमें जानकारी मिलती है और मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के विषय में एक प्रमुख शोध के रूप में अर्थशास्त्र जो है उपलब्ध है। अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। तो अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। आगे देखिए, प्रकरणों के विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रथम जो अधिकरण है, तो प्रथम अधिकरण राजस्व संबंधी जानकारी से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र का जो प्रथम अधिकरण है राजस्व संबंधी जानकारी से संबंधित है। अर्थशास्त्र का जो द्वितीय अधिकरण है, तो द्वितीय अधिकरण जो है नागरिक प्रशासन से संबंधित है। अर्थशास्त्र का तीसरा और चौथा जो अधिकरण है वो दीवानी, फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो अर्थशास्त्र का जो तीसरा और चौथा अधिकरण है इसमें दीवानी, फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र का जो छठा अधिकरण है, तो छठा अधिकरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य के सप्तांगों का उल्लेख मिलता है। इसमें राज्य के सप्तांगों का उल्लेख मिलता है। सप्तांग कौन कौन से हैं? जैसे कि स्वामी, आमत्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश तथा मित्र। ये 7 सप्तांग जो हैं अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में मिलते हैं और इन 7 सप्तांगों में राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक बताया है कौटिल्य ने। इनके स्वरूप और कार्यों का उल्लेख जो है इसमें मिलता है। आगे देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपने ग्रंथ नीति सार में इनको संकलित किया है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में कामंदक ने अपने ग्रंथ नीति सार में भी अर्थशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांतों को संकलित किया है। इसके अलावा जो है सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यमृत लिखा, यह भी अर्थशास्त्र विषय पर है। हेमचंद्र ने लघु अर्थनीति लिखा, यह भी अर्थशास्त्र विषय पे है। भोज का युक्त कल्पतरु, ये भी अर्थशास्त्र विषय पे है। और शुक्र का शुक्र नीति, तो इनका जो है ये भी अर्थशास्त्र के विषय पर लिखे गए हैं। तो इन ग्रंथों में भी अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी मिलती है। आगे देखिए, कालिदास। तो कालिदास जो है, कालिदास के विषय में जान लेते हैं। तो कालिदास जो है संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार हैं। कालिदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं।
तो कालिदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं, जिसमें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, विक्रोवर्षीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो है 7 ग्रंथ जो है इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। तो महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में जो है इसमें शुंगवंशी राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रणय कथा का उल्लेख मिलता है। तो कालिदास के ग्रंथ मालविकाग्निमित्र में शुंगवंशी राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, कालिदास की रचना विक्रमोर्वशीय। तो विक्रमोर्वशीय में इसमें पुरोवा और उर्वशी के बीच प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। तो विक्रमोर्वशीयम जो पुस्तक है कालिदास की, इसमें जो है पुरोवा तथा उर्वशी के प्रेम कथा का उल्लेख है। और मालविकाग्निमित्रम में इसमें शुंगवंशी राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। अगला देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास का ग्रंथ है, इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, माघ। तो माघ की रचना जो है शिशुपाल वध है। माघ की रचना शिशुपाल वध है। इसमें चेदी नरेश शिशुपाल की कृष्ण द्वारा वध करने की कथा का उल्लेख है। तो माघ की रचना शिशुपाल वध है और इसमें चेदी नरेश शिशुपाल की कृष्ण द्वारा वध करने की कथा का उल्लेख मिलता है। भारवी। तो भारवी की रचना, भारवी ने कितार्जुनियम महाकाव्य लिखा और इसमें जो है अर्जुन एवं किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का उल्लेख है। श्रीहर्ष। जो श्रीहर्ष साहित्यकार हैं, ये बनारस और कन्नौज के गहड़वाल शासक विजयचंद और जयचंद की राजसभा में रहते थे। श्रीहर्ष की रचनाएं नैषध चरित लिखा इन्होंने और खंडन खंडखाद लिखा। तो नैषध चरित और खंडन खंडखाद रचनाएं जो है ये किसकी है? नैषध श्रीहर्ष की हैं। तो श्रीहर्ष ने जो है नैषध चरित और खंडन खंडखाद ग्रंथों को लिखा था और ये जो है बनारस और कन्नौज के गहड़वाल वंश के शासक विजयचंद और जयचंद की राजसभा में थे। आगे देखिए, भास। तो भास को जो है प्रथम संस्कृत नाटककार माना जाता है। तो भास को प्रथम संस्कृत नाटककार माना जाता है। 1909 ईस्वी में गणपत शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी। तो 1909 में गणपत शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी। भास की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। इन्होंने प्रतिमा लिखा, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्योम, दूत, घटोचक, करणभार, दूतवाक्य, उरुभंग, बालचरित, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वपन वासवदत्ता। तो भास की जो महत्वपूर्ण रचना है स्वपन वासवदत्ता है। स्वपन वासवदत्ता के लिए जाते हैं। बाकी इनकी जो है अन्य रचनाएं हैं और इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। स्वपन वासवदत्ता जो है ये भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है और इसमें कौशाम्बी नरेश, उदयन और अवंतराज की पुत्री वासवदत्ता का प्रेम प्रसंग मिलता है। तो स्वपन वासवदत्ता जो रचना भास की है ये भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है और इसमें कौशाम्बी नरेश, उदयन तथा अवंती राज की पुत्री वासवदत्ता का प्रेम प्रसंग मिलता है। आगे देखिएगा, विशाखदत्त।
तो विशाख दत्त ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति के लेखक थे। तो विशाख दत्त जो है ऐतिहासिक प्रवृत्ति के लेखक हैं। इनके 2 नाटक प्रसिद्ध हैं, एक तो मुद्रा राक्षस और दूसरा देवीचंद्र गुप्तम। तो विशाख दत्त की 2 नाटकें हैं, मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम। इनकी जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है, और जो देवीचंद्र गुप्तम इनकी नाटक है इसमें गुप्तवंशी रामगुप्त के विषय में सूचना मिलती है। तो विशाख दत्त की जो दूसरी रचना है देवीचंद्र गुप्तम, तो इस देवीचंद्र गुप्तम नाटक में जो है गुप्तवंशी रामगुप्त के विषय में सूचना मिलती है हमें। अगले हैं शूद्रक। तो शूद्रक जो है गुप्त काल के रचनाकार हैं, और इनके जो प्रसिद्ध नाटक है मृच्छक टिक है। मृच्छक टिक जो है इनकी प्रमुख नाटक है, और इसमें इन्होंने उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी का वर्णन किया है। तो शूद्रक ने अपनी रचना मृच्छक टिक में उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी को वर्णित किया है। अगले जो साहित्यकार हैं हर्षवर्धन हैं। तो हर्षवर्धन एक कन्नौज के शासक थे। सम्राट हर्षवर्धन उच्च प्रतिभा के नाटककार हैं, और इन्होंने जयदेव ने जो है हर्षवर्धन को कविता कामनी का हर्ष कहा है। तो जयदेव ने हर्षवर्धन को जो है कविता कामनी का हर्ष कहा है। सोढल के शब्दों में वाणी का हर्ष, सोढल ने वाणी का हर्ष कहा है, जयदेव ने कविता कामनी का हर्ष कहा है। सम्राट हर्षवर्धन की रचनाएं। तो सम्राट हर्षवर्धन की रचनाएं 3 हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो सम्राट हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की रचना की थी। जो इनकी रत्नावली है, तो रत्नावली में सिंह देश की कन्या रत्नावली तथा वत्स के राजा उदयन की प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है इसमें। तो सम्राट हर्षवर्धन की जो रचना रत्नावली है, इसमें सिंह देश की कन्या रत्नावली तथा वत्स राजा उदयन की प्रेम कथा का उल्लेख है। सम्राट हर्षवर्धन की रचना जो नागानंद है, इसमें जीमूत वाहन तथा सिद्ध कन्या मलयवंती के प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है। तो जीमूत वाहन और मलयवंती के प्रेम कथा का वर्णन जो है नागानंद रचना में मिलता है। प्रियदर्शिका। तो प्रियदर्शिका में जो है वत्स राज उदयन तथा द्रहण वर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है। तो प्रियदर्शिका में जो है वत्स राज उदयन तथा द्रहण वर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का उल्लेख है। अगला देखिए भवभूति। तो भवभूति जो है या कन्नौज के शासक यशो वर्मा की राजसभा में निवास करते थे। भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की थी, और भवभूति ने जो है मालती माधव लिखा, महावीर चरित लिखा और उत्तर रामचरित। तो मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये 3 रचनाएं जो हैं, 3 नाटकें जो हैं भवभूति की हैं। आगे देखिए राजशेखर। तो राजशेखर जो है ये कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा महेंद्रपाल और तथा उसके पुत्र महिपाल की राजसभा में निवास करते थे। तो राजशेखर जो है कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा महेंद्रपाल और उसके पुत्र महिपाल की राजसभा में निवास करते थे। राजशेखर जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। राजशेखर ने 5 ग्रंथों की रचना की, जिनके 5 ग्रंथ जो मिलते हैं महत्वपूर्ण हैं। इसमें बाल रामायण है, इन्होंने बाल रामायण लिखा, और इसमें राम कथा का नाटकीय ढंग से वर्णन किया है। बाल भारत लिखा, जिसे प्रचंड पांडव भी कहते हैं, इसमें द्रौपदी की घटना का वर्णन है। विद्यसाल भंजिका लिखा। तो विद्यसाल भंजिका इनकी रचना है, इसमें विद्याधर मल्ल और मृगांकवली राजकुमारी के प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है। इनकी रचना कर्पूर मंजरी है। तो कर्पूर मंजरी इनकी रचना जो है, इसमें राजा चंद्रपाल और विदर्भ देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी के विवाह का वर्णन मिलता है। तो कर्पूर मंजरी जो रचना इनकी है, उसमें राजा चंद्रपाल और विदर्भ देश की राजकुमारी कर्पूर मंजरी का विवाह का उल्लेख मिलता है। और राजशेखर की जो 5वीं रचना काव्य मीमांसा है, तो काव्य मीमांसा में ये अलंकार शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। जो काव्य मीमांसा जो है, ये अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है।
राजशेखर की अन्य एक महत्वपूर्ण रचना है प्रबंध कोश, जो एग्जामों में ज़्यादातर पूछी जाती है। और प्रबंध कोश से जो है हमें गुजरात के चालुक वंश का इतिहास मिलता है। तो राजशेखर की रचना प्रबंध कोश से हमें गुजरात के चालुक वंश का इतिहास मिलता है। राजशेखर की जो बाल रामायण और काव्यमीमांसा रचना है, तो इससे जो है राजपूत युगीन समाज और धर्म पर प्रकाश पड़ता है। तो राजशेखर की रचना बाल रामायण और काव्यमीमांसा से राजपूती युगीन समाज और धर्म पर प्रकाश पड़ता है। और इनकी जो प्रबंध कोश रचना है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली रचना है। तो प्रबंध कोश रचना किसकी है? राजशेखर की है, और इसमें चालुक वंश का इतिहास मिलता है। आगे देखिए, अगले साहित्यकार बाणभट्ट हैं। तो बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन वंश के सम्राट हर्ष की राजसभा में जो है दरबारी कवि थे। तो हर्ष की राजसभा में दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 रचनाएं लिखी थी, एक तो हर्षचरित लिखा था और दूसरी कादम्बरी लिखी थी। तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचनाएं हैं। इनकी जो हर्षचरित रचना है, स्वयं की आत्मकथा इसी में इनकी है। प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन के जीवन और कार्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा है, तो सबसे पहले तो इसमें इनकी आत्मकथा है, और उसके बाद इन्होंने प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन के जीवन और कार्यों का वर्णन इसमें किया है। इनकी तो दूसरी रचना है कादम्बरी। तो कादम्बरी में इसके जो पहले भाग की रचना बाणभट्ट ने की, और इसकी जो दूसरे भाग की रचना पुलिंद भट्ट ने की थी। तो कादम्बरी जो है इसे पहला इसका जो भाग है उसे बाणभट्ट ने लिखा, और कादम्बरी का जो दूसरा भाग है इसे पुलिंद भट्ट ने लिखा। आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी के दूसरे भाग की रचना किसने की थी? तो ये पूछा जा सकता है, पुलिंद भट्ट ने की। ठीक है। तो कादम्बरी ग्रंथ में जो है चंद्रापीठ और कादम्बरी की प्रेम कथा का उल्लेख मिलता है। तो कादम्बरी जो रचना है इसमें चंद्रापीठ और कादम्बरी की प्रेम कथा के साथ साथ अन्य कथाओं का भी उल्लेख इसमें किया गया है। अगले रचनाकार हैं दंडी। तो दंडी जो है ये कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा की राजसभा में रहते थे। तो दंडी जो है कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा की राजसभा में निवास करते थे। दंडी ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें काव्यादर्श। तो काव्यादर्श जो है काव्य शास्त्र के नियम इसमें है। 10 कुमार चरित, दंडी की रचना 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित में जो है पाटलिपुत्र के राजा राजहंस तथा उसके मंत्री और 10 पुत्रों के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो 10 कुमार चरित जो रचना है दंडी की, इसमें पाटलिपुत्र के राजा राजहंस तथा उसके मंत्रियों के 10 पुत्रों के जीवन के विषय में घटनाओं का उल्लेख किया गया है। दंडी की रचना अवंत सुंदरी कथा, ये भी इन्हीं की रचना है। तो अवंत सुंदरी कथा में जो है मालवराज मानसार की कन्या अवंत सुंदरी की कथा का वर्णन मिलता है। तो अवंत सुंदरी कथा जो है इसमें जो है मालवराज मानसार की कन्या अवंत सुंदरी की कथा का वर्णन मिलता है। तो दंडी की रचनाएं काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंत सुंदरी कथा है। आगे देखिए, पद्मगुप्त या परिमल। तो पद्मगुप्त परिमल जो है, तो ऐतिहासिक कवियों में जो है सर्वप्रथम पद्मगुप्त परिमल का नाम उल्लेखनीय है। पद्मगुप्त परिमल जो है ये धारा के परमारवंशी शासक मुंज की राजसभा में रहते थे। तो पद्मगुप्त परिमल जो है परमारवंशी शासक मुंज की राजसभा में निवास करते थे, और इनकी जो रचना है नवशाह शंशाक चरित, नवशाह शांक चरित इन्होंने रचना लिखी थी, और इसमें मुंज तथा सिंधु राज के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो पद्मगुप्त परिमल की रचना नवशाह शांक चरित में मुंज और सिंधु राज के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है बिल्हड़। तो बिल्हड़ की रचना देख लेते हैं। बिल्हड़ जो है कल्याणी के चालुक वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा में निवास करते थे। तो बिल्हड़ जो है कल्याणी के चालुक वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा में निवास करते थे। बिल्हड़ की जो रचनाएं हैं, इन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा और विक्रमादित्य षष्ठ लिखा। तो बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित
लिखा और इसमें जो है विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन और चरित्र का वर्णन किया है। तो बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की और इसमें जो है विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। अगले लेखक हैं कल्हड़। तो कल्हड़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक हैं। ये कश्मीरी कवि हैं और कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। राजतरंगिणी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इस ग्रंथ की रचना जो है कश्मीर नरेश जयसिंह के समय में हुई थी। तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना जो है कश्मीर नरेश जयसिंह के समय में किया था। राजतरंगिणी में जो है कश्मीर देश का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। तो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर देश का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। कल्हड़ के बाद जोन राज ने द्वितीय राजतरंगिणी लिखा। श्रीवर ने तृतीय राजतरंगिणी लिखा और लिखकर जो है जोन राज ने द्वितीय राजतरंगिणी या दूसरा भाग लिखा। श्रीवर ने तृतीय राजतरंगिणी या तीसरा भाग लिखकर जो है राजतरंगिणी ग्रंथ को जो है आगे बढ़ाया था। औरल स्टीन ने जो है पंडित गोविंद कौल के सहयोग से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो औरल स्टीन ने जो है पंडित गोविंद कौल के सहयोग से राजतरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो राजतरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद जो है औरल स्टीन ने किया था, पंडित गोविंद कौल के सहयोग से किया था। और राजतरंगिणी के 3 लेखक हैं। पहले कल्हड़ हैं, दूसरे जोन राज हैं, तीसरे श्रीवर हैं। तो 3 लोगों ने जो है राजतरंगिणी को पूरा किया है। आगे देखिएगा हेमचंद्र। तो हेमचंद्र जो है ये गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह और कुमारपाल की सभा में निवास करते थे। तो जो हेमचंद्र हैं ये गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह और कुमारपाल की राजसभा में निवास करते थे। हेमचंद्र ने कुमारपाल को जैन मत में दीक्षित किया था। तो हेमचंद्र ने जो है कुमारपाल को जैन मत में दीक्षित किया था। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी। तो हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी जिसे दया श्रम महाकाव्य कहा जाता है। इसमें जो है चालुक्य शासक तथा कुमारपाल के जीवन चरित्र का विस्तृत इतिहास मिलता है। तो हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी जिसे दया श्रम महाकाव्य कहा जाता है और इस ग्रंथ में जो है कुमारपाल के जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं गुढ़ाड़े। तो गुढ़ाड़े जो है प्राचीन साहित्यिक कथाकारों में सर्वप्रथम गुढ़ाड़े का नाम आता है। गुढ़ाड़े जो है ये सातवाहन नरेश हाल का दरबारी कवि था। तो गुढ़ाड़े जो है सातवाहन नरेश हाल के जो है दरबारी कवि थे और गुढ़ाड़े ने जो है प्रसिद्ध रचना गुढ़ाड़े ही है। इनकी रचना गुढ़ाड़े ही है। धनंजय ने 10 रूपक नाम से जो है टीका लिखी थी इस पे। तो धनंजय ने 10 रूपक नाम से जो है टीका लिखी थी। क्षेमेंद्र ने जो है बृहद कथा मंजरी के नाम से इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। तो क्षेमेंद्र ने जो है बृहद कथा मंजरी के नाम से संस्कृत में अनुवाद जो है गुढ़ाड़े का किया। धनंजय ने जो है 10 रूपक नाम से इस पे टीका लिखी थी गुढ़ाड़े पे। सोमदेव ने जो है कथा सरित सागर के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया था गुढ़ाड़े का। तो सोमदेव ने कथा सरित सागर के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया था इसका। सोमदेव ने जो है इसका अनुवाद कश्मीर नरेश अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए किया था। तो सोमदेव ने जो है कथा सरित सागर का रचना जो है गुढ़ाड़े का अनुवाद जो है कश्मीर नरेश अनंत की रानी सूर्यवती के मनोरंजन के लिए किया था। तो धनंजय का रूप दशक, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी
सोमदेव का कथा श्री सागर, ये तीनों ग्रंथ जो है गुढ़ाड़े की रचना पर आधारित हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि छिमंद की बृहत कथा मंजरी किस पुस्तक पर आधारित है? तो गुढ़ाड़े, तो गुढ़ाड़े की पुस्तक पर आधारित है। आगे देखिए, विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र की रचना की थी जो गुप्त काल में लिखी गई थी। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की जो गुप्त काल में लिखी गई और इसमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। नारायण ने हितोपदेश की रचना की। नारायण ने हितोपदेश की रचना की है। हितोपदेश को संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो हितोपदेश को जो है संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ माना जाता है। अमर सिंह ने अमरकोश शब्दकोश की रचना की थी जो गुप्तकालीन है। तो अमर सिंह ने अमरकोश शब्दकोश की रचना की जो गुप्तकालीन है। क्षीर स्वामी भट्ट ने जो है अमरकोश पर जो है टीका लिखा है। तो क्षीर स्वामी भट्ट ने जो है अमरकोश पर क्या किया है? टीका लिखा है 1050 ईस्वी में। आगे देखिए, सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्त कौमुदी से जो है गुजरात के चालुक वंश का इतिहास मिलता है। तो सोमेश्वर की जो रचना रसमाला है और कीर्त कौमुदी जो है इससे गुजरात के चालुक वंश का इतिहास मिलता है। आगे देखिए, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। तो मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की और इससे जो है गुजरात के चालुक वंश का इतिहास मिलता है। आगे देखिए, वाकपत ने गौड़बहो की रचना की और इस रचना से कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौड़ नरेश पर किए गए आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो वाकपत की रचना जो गौड़बहो है, इस रचना से कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौड़ नरेश पर आक्रमण किए गए आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, बिल्हणकृत विक्रमांक देव चरित से कल्याणी के चालुक वंशी नरेश विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। तो बिल्हण की जो रचना विक्रमांक देव चरित है, इससे कल्याणी के चालुक वंशी नरेश विक्रमादित्य के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए, संध्याकर नंदी ने जो है रामचरित्र लिखा। तो संध्याकर नंदी जो है इन्होंने रामचरित्र लिखा और यह बंगाल के पाल वंश के शासन के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। तो संध्याकर नंदी ने जो है रामचरित्र लिखा जो बंगाल के पाल वंश के शासन से संबंधित है। आनंद भट्ट ने बालचरित की रचना की थी। आनंद भट्ट ने बल्लाचरित की रचना की थी और ये जो है सेन वंश का इतिहास और संस्कृति इससे मिलती है। तो आनंद भट्ट की रचना जो है बल्लाचरित है और ये सेन वंश से संबंधित है। आगे देखिए, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा और इसमें जो है चहमान राजवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जयानक ने जो है पृथ्वीराज विजय लिखा और इससे जो है चहमान राजवंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे देखिए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखा जो संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखा जो संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। आगे देखिए, कात्यायन। तो कात्यायन ने जो है वर्तिका की रचना की थी। यह भी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। तो कात्यायन ने वर्तिका की रचना की और यह भी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है और इस ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का उल्लेख मिलता है। तो कात्यायन कृत जो वर्तिका है, ये भी संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है और इस ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, पंतजलि ने महाभाष्य की रचना की जिसे अष्टाध्यायी की टीका कहा जाता है। तो पंतजलि ने महाभाष्य की रचना की जिसे अष्टाध्यायी की टीका कहा जाता है। पंतजलि जो है पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। पंतजलि क्या थे? पुष्यमित शुंग शासक पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे।
और इन्होंने महाभाष्य लिखा जो अष्टाध्यायी पर आधारित है। जो पतंजलि का महाभाष्य है तो इस ग्रंथ से आरंभिक समकालीन शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। अगला देखिए, जोनराज ने जो है पृथ्वीराज विजय की रचना की। जोनराज ने जो पृथ्वीराज विजय पर टीका लिखी थी, तो जोनराज ने जो है पृथ्वीराज विजय पर एक टीका लिखी है। तो पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की थी और जोनराज ने उस पर टीका लिखी है। आगे देखिए, शासक और उनके प्रमुख दरबारी कवि। तो शासक देख लेते हैं, उनके दरबार के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था और इसके दरबारी जो कवि थे विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे। पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का शासक था, इसके दरबारी कवि जो है पतंजलि थे। पतंजलि दरबारी कवि या पुरोहित थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के शासक हैं और इनके दरबारी कवि कालिदास थे, जो उनके नवरत्नों में भी शामिल थे। कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष जो है इनके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक हैं और इनके दरबार में बाणभट्ट इनके जो है प्रमुख दरबारी कवि थे। भोज जो परमार वंश के शासक हैं, तो भोज के दरबार में बल्लाल जो है दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य षष्ठ, तो इनके दरबारी कवि बिल्हड़ थे। कश्मीर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि जो है कल्हड़ थे। रामपाल पाल वंश के शासक, इनके दरबारी कवि संध्या का नंदी थे, जिन्होंने रामचरित की रचना की। कुमारपाल सोलंकी वंशी शासक, इनके दरबारी कवि हेमचंद्र और जयसिंह थे। तो हेमचंद्र जयसिंह जो है इनके दरबारी कवि हैं। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश के शासक हैं, इनके दरबारी कवि जो है चंद्रबरदाई और जैनक हैं। चंद्रबरदाई और जैनक जो है इनके दरबारी कवि रहे हैं पृथ्वीराज तृतीय के। तो इस प्रकार से ये प्रमुख शासक रहे हैं और उनके दरबारी कवि रहे हैं। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण और फिर चीनी यात्रियों का विवरण और इसके बाद अरबी लेखकों का विवरण, और इस प्रकार से हम लोग जो है साहित्यिक स्रोतों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं अगली क्लास में।